पूरे 2 दिनों से कुंदन बुखार में तड़प रहा था, पर घर के लोगों को फुर्सत ही नहीं थी कि उसकी देखभाल करें। यहाँ तक कि उसकी पत्नी एकता भी अपने कज़न की शादी में इस कदर व्यस्त थी कि उसे पूरी तरह नौकरों के सहारे छोड़ दिया था। कुंदन को प्यास लगी थी, पर उसे किसी को पुकारने की इच्छा नहीं हुई। उसका अंतःकरण शोक और निराशा से विदीर्ण हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी यह दुर्दशा होगी, पर अपनी इस स्थिति के लिए वह किसे दोष देता। घर जमाई बनकर इस घर में रहने का उसका खुद का फैसला था। वह पत्नी को भी बेवफा और स्वार्थी कैसे कह सकता था। उसका व्यक्तित्व ही इतना दुर्बल और निरुपाय हो गया था कि वह निरंतर सबके द्वारा छला जा रहा था। बस एक गलत कदम और उसकी जीवन की दिशा ही बदल गई। उसके पापा कैलाशनाथ, जो कभी उसके सबसे अपने थे, जो उसकी सबसे ज़्यादा चिंता करते थे, जो उसके आदर्श गाइड, फिलोसफर और माँ भी थे, उसी पर उसने शक किया, घृणा की, जिसका परिणाम अब वह भुगत रहा था। जब किसी की आत्मा पर संशय का पर्दा पड़ जाता है, वैसा संशयी व्यक्ति कभी सही गलत में अंतर ही नहीं समझ पाता। पापा के प्यार पर संशय ने ही उसे अपने घर परिवार के लिए अजनबी बना दिया था। आज उसे अपनी माँ सरला देवी की भी बहुत याद आ रही थी, जो उसकी छोटी से छोटी खुशी के लिए भी अपनी बड़ी से बड़ी खुशी कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहती। उसके एक पुकार पर अपने सारे काम छोड़कर उसके आगे पीछे दौड़ती रहती। कभी उसे हल्का सा बुखार भी आ जाता तो वह कभी उसके सिर हिलाती, कभी पैर दबाती। इस बात के लिए पापा अक्सर उन्हें समझाते, थोड़ा बहुत बुखार हो जाना सामान्य सी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। तुम्हारे इस तरह घबराने से मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। उसे स्कूल से आने में जरा सी देर हो जाती तो वे सड़क पर आकर खड़ी होती। उनका सुबह से शाम तक का समय उसी के इर्द गिर्द उसके आराम का ख्याल करते गुजरता। उनका यह जुनून देखकर पापा अक्सर भुनभुनाते, तुम्हारा इतना ज़्यादा लाड प्यार इसे ज़रूर बर्बाद कर देगा। पर माँ का अटल विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 10th में जब उसे 93% मार्क्स मिले, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई, पर जल्द ही उनकी खुशियों पर किसी की नज़र लग गई। उन्हें लीवर का कैंसर हो गया। जैसे ही डॉक्टर ने उनके जीवन को 3 महीनों में सीमित कर दिया, उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता यही खाई जा रही थी कि उनके बाद उनके बेटे का उनके तरह ख्याल कौन रखेगा। एक बात उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि उनके जीवन में वक्त और हालात दोनों बदल गए थे, जो अब उनके वश में ही नहीं था। काफ़ी सोच समझकर अपने बचपन की सहेली और दूर के रिश्ते की बहन सुचित्रा को अपने 5 वर्षीय बेटी वसुधा के साथ अपने पास बुलवा लिया था। सुचित्रा असमय विधवा ही हो गई थी और बेटी के साथ कोई आश्रय ढूंढ रही थी। हालात ऐसे थे कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसलिए दोनों के बीच एक अपनत्व भरा रिश्ता कायम हो गया था। सरला के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कठिन समय में सुचित्रा ने उसके पूरे घर परिवार को अच्छी तरह से संभाल लिया था, तो सरला ने भी वसुधा को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाकर उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी उस परिवार का एक अभिन्न अंग बन गए थे। सुचित्रा को कुंदन का पूरा ख्याल रखते देख और पुत्रवत प्यार करते देख सरला ने उससे वादा लिया था कि उसके नहीं रहने पर वह उसके पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, ताकि वह निश्चिंत होकर इस दुनिया से जा सके। सुचित्रा से वादा लेने के महीना भर बाद ही वह काल के गाल में समा गई थी। सरला के नहीं रहने पर सुचित्रा ने अपना वादा निभाया। कुंदन की देखभाल के साथ साथ उसको मानसिक संबल भी दिया। उसे माँ की इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते। माँ के जाने के बाद कुंदन पूरी तरह से टूट गया था। माँ को भूलना उसके लिए आसान नहीं था। वह उसके रूह की गहराइयों से जुड़ी थी। फिर भी उसने अपना पूरा ध्यान और शक्ति पढ़ाई में लगा दी, क्योंकि उसे अपनी माँ की इच्छा जो पूरी करनी थी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका एडमिशन IIT कानपुर में हो गया। कानपुर जाकर वह ऐसा पढ़ाई में रम गया कि कम ही घर आते ही उसे माँ की याद विकल कर देती। उसकी समझ में नहीं आता था विधाता ने उसकी माँ की जीवन यात्रा बीच में ही समाप्त कर क्यों उसके साथ अन्याय किया। गांव से दादी आई थी उसके पापा की देखभाल के लिए, पर माँ की मृत्यु ने उसके पापा को भी आंशिक रूप से पूरी तरह से तोड़कर बिखेर दिया था। फिर भी वह कुंदन की देखभाल और उसकी ज़रूरतों का पूरा करने के लिए पहले से ज़्यादा तत्पर रहते। एक सुचित्रा मौसी ही थी जो कुल जमा 3 सदस्यों के बीच कड़ियाँ जोड़ती रहती। जब वह इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, उसे पटना में रहने वाले उसके एक दोस्त कुणाल ने सूचित किया कि उसके पापा ने सुचित्रा मौसी से शादी कर ली है। सुनते ही दुख, क्षोभ और घृणा से उसका सर्वांग थरथरा उठा। इतनी बड़ी बात हो गई और उसके पापा ने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो तो उसके सबसे अपने थे, फिर उसे इतना पराया क्यों कर दिया कि उससे पूछना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। उसके अंदर उथल पुथल सी मची हुई थी। फिर भी उसने पापा को फ़ोन नहीं किया। 2 दिन के बाद उसे पापा का भेजा हुआ एक लिफाफा मिला।
उसे समझते देर नहीं लगी कि फ़ोन पर बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो लिख कर भेजा है। गुस्से में लिफाफे के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया। रात भर माँ को याद कर निःशब्द रोता रहा। दूसरे दिन ही मन फैसला कर लिया कि वह कभी लौटकर पटना नहीं जाएगा। पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। कानपुर तक आए, वह मौन साधे प्रतिक्रिया विहीन बैठा रहा। उसकी मुख आंखों का उपालम पापा को भी अंदर तक आहत कर गया। पापा ने उसे बहुत समझाया कि इस शादी से तुम्हारे जीवन में कोई अंतर नहीं आया है, सब कुछ पहले जैसा ही है। आज भी हम दोनों तुम्हारे उतने ही अपने हैं जितना इस शादी के पहले थे। पर वह नहीं माना तो नहीं माना। पापा के शादी करते ही उसे वह घर पराया लगने लगा था। जिस सुचित्रा मौसी में कभी उसे अपनी माँ के दर्शन होते थे, वह अब छलनामयी विमाता नजर आने लगी थी। इस उम्र में पापा का शादी करना उसकी नज़रों में एक मर्यादाहीन आचरण था, जो लोगों की नज़रों में उसे शर्मसार कर रहा था। फाइनल ईयर का रिजल्ट आते ही उसकी नौकरी मिल गई। बिना घर में सूचित किए वह रांची आ गया। घर के सभी लोग परेशान थे। वह भी काफ़ी अकेला और दुखी रहने लगा। उसी दौरान अपने साथ काम करने वाले विवेक से कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया था। विवेक के घर उसे पनाह मिली। विवेक की माँ के लिए वह बहुत जल्दी अपने बेटों से भी प्यारा हो गया। भयंकर तूफान के गुजर जाने के बाद घर परिवार से बिछड़ा पंछी उस बहेलिए को ही अपना मान लिया जो जाल बिछाए उसे फंसाने के लिए बैठा था। फिर तो विवेक की माँ राधिका देवी ने झटपट इस बेशकीमती नगीने को अपनी बेटी एकता की अंगूठी में जड़ने में देर नहीं लगाई। पहले तो घर बैठे बिना किसी दान दहेज के मिले इस दामाद को उस घर में खूब मान सम्मान और प्रेम मिला। एकता भी खुश रहती। ससुराल की वर्जनाओं से मुक्त यहाँ घूमने फिरने की पूरी आज़ादी थी। कुंदन ने भी शहर वहीं रहने का फैसला ले लिया। पर जल्द ही कुंदन को एहसास होने लगा था कि घर में चाहे जितना भी खर्च करे, उसका मान सम्मान घर के बेटों जैसा नहीं था। साथ ही मायके में रहने के कारण पत्नी का बड़बोलापन भी बहुत बढ़ रहा था। कुंदन के देखभाल और ख्याल रखने के बदले उसे अपने बनाव श्रृंगार और शॉपिंग की धुन रहती। दिनों दिन उसके मौज मस्ती की सीमाएं बढ़ती जा रही थी। नए नए आधुनिक ढंग के कपड़े पर उसका ज़्यादा ध्यान रहता। पति उसके लिए बस पैसा कमाने की एक मशीन मात्र था। सासू माँ जो पहले उसकी माँ होने का दावा करती थी, अब उसे सुनाना शुरू कर दिया था कि हमेशा घर में रहने वालों की रोज़ रोज़ आवभगत तो नहीं हो सकती। कुंदन को आवभगत की चिंता नहीं थी। उसे तो उसी प्यार की तलाश थी जो उसके माँ पापा कभी उससे करते थे। धीरे धीरे सबके दिल में उसके लिए प्यार घटते ही जा रहे थे। अब तो स्थिति यह हो गई थी कि बीमार होने पर भी किसी के पास समय नहीं था उसकी देखभाल के लिए। कुंदन को लगने लगा था कि अपने पैरों पर उसने स्वयं ही कुल्हाड़ी मारी है। तभी अपनी पत्नी एकता की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। वह रामू से कह रही थी, साहब उठे तो उनसे पूछकर दवा और खाना दोनों खिला देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। एकता के जाते ही वह उठ बैठा। घर में सिर्फ वह और रामू थे। अचानक उसके मन में अपने पापा और सुचित्रा मौसी की स्मृति मुखर होने लगी। उनका प्यार याद कर उसका मन विकल हो उठा। वह तुरंत उठकर कपड़े बदलकर और कुछ कपड़े बैग में डालकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला। अब और अपमान का दंश झेलना उसे गवारा नहीं था। ऑफिस से पूरे 1 महीने की छुट्टी ले ली। उसी समय अपने पापा के पास जाने के लिए निकल पड़ा। रात भर के सफ़र के बाद सुबह के उजाला फैलने के साथ वह पटना पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वहां का कड़-कड़ उसे पुकार रहा है। इस धरती, आकाश और हवा में जाने कैसी संजीवनी थी कि उसके सारे दुख, संताप और बीमारियां पटना की धरती पर पहुंचते ही जाने कहाँ लुप्त हो गई। जैसे ही कार आकर उसके अपने घर के गेट के सामने रुकी, अपना वह पुराना घर उसे किसी आत्मीय स्वजन से कम नहीं लग रहा था। अनायास ही उसकी आंखें भर आईं। गेट खोलकर अंदर आया तो सामने ही पथरीले आंगन पर बैठी सुचित्रा मौसी चावल बीन रही थी, पहले की तरह अपने काम में मग्न। उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके बगल में कुंदन आकर खड़ा हुआ है। जैसे ही उसने झुककर मौसी के चरण स्पर्श किए, वह चौंक कर सिर उठाई तो सामने कुंदन को देखकर थोड़ी देर के लिए एकटक देखती रह गई। फिर उससे खींचकर सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। आहट पाकर पापा भी बाहर आ गए। उसे देखकर उनकी आंखों भी छलक आईं। उसे लिए हुए वह घर के अंदर आ स्नेह से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके करीब आकर बैठ गए। उसे लगा अपने ऐसे होते हैं जिन्हें अपने मान अपमान से ज़्यादा अपनों की चिंता होती है, जिन्हें अपने रिश्ते तोड़ने के बदले झुकना पसंद होता है। वर्षों बाद ढेर सारा प्यार, स्नेह और अपनापन पाकर वह आत्मविभोर हो उठा। घर आकर उसे बेहद शांति का अनुभव हुआ। जीवन में मिले अपमान, ठोकरें और बेगानेपन ने उसे अपनों का महत्व समझा दिया था। एक दिन जिस घर से उसकी विरक्ति हो गई थी, आज वही घर उसे प्यारा सा सागर नजर आ रहा था।
रात का खाना खाने के बाद मौसी ने उसका बिस्तर उसके उसी पुराने चिरपरिचित कमरे में लगवा दिया। वह सारा काम समाप्त कर उसके सिरहाने आ बैठी। पहले की तरह सिर हिलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैं ही तुम्हारी अपराधी हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो, यह शादी हमें मजबूरी में करनी पड़ी। सरला दी के गुजर जाने के बाद आस पड़ोस के लोगों की शर्मनाक फप्तियों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया था। खुलेआम लोग हमें बदनाम कर रहे थे, वसुधा को भी ताने उलाहनों से परेशान कर रहे थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम दोनों माँ बेटी इस घर में पूरी तरह से सुरक्षित थे। तुम्हारे पिता के लिए भी अपना घर और नौकरी दोनों इस उम्र में संभालना मुश्किल था, इसलिए ही हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। हमारे इस फैसले को तुम समझ नहीं सके और घर छोड़ दिया। तब से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अगर तुम नहीं चाहोगे तो चाहे मुझे जितनी भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। वसुधा को साथ लेकर घर छोड़ दूँगी, पर अब तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूँगी। मैं सरला दी को वचन दिया था, तुम्हारी खुशियों का पूरा ख्याल रखूँगी। फिर भला मैं तुम्हारी खुशियों के आड़े कैसे आ सकती हूँ। उनकी आंखों में उनका वात्सल्य आंसुओं के रूप में उमड़ पड़ा। थोड़ी देर तक वह निशब्द रोती रहीं। जब उठकर जाने लगीं तब कुंदन ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मौसी, क्या आप अपने इस नालायक बेटे को एक बार माफ़ नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूँ आगे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके व्यवहार से हैरान वह आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से उसे निहारने लगी। मैंने एक और गलती की है, बिना आप लोगों को बताए मैंने शादी कर ली है। आशा है आप दोनों मुझे माफ़ करेंगे। अरे सच, मेरी बहू को कहाँ छोड़ा है? उसे साथ क्यों नहीं लाए? जाने कब से दरवाजे पर खड़े उन दोनों की बात सुनते उसके पापा कमरे में आ गए। पहले अपना ट्रांसफ़र तो पटना करवा लूँ, फिर हमारा पूरा परिवार साथ रहेगा। फिर तो देर तक आपस में घर परिवार और बहू की बातें होती रही। जब सब सोने चले गए, वहाँ बैठा एकता को मैसेज कर रहा था, अब मैं लौट कर घर जमाई बनने तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। अगर तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में बहू बनकर रहना चाहती हो तब तुम्हें पटना आकर मेरे पास रहना होगा, मेरे माता पिता के साथ, वरना आगे तुम खुद समझदार हो।